दोस्तों नमस्कार। आपने हिंडनबर्ग रिसर्च का तो नाम सुना ही होगा। अगर याद नहीं आ रहा तो आप अडानी का वो एपिसोड ध्यान रखिए कि जब थोड़े ही दिनों में अडानी का करीब $100 बिलियन स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन खत्म हो गया था। संसद में हंगामा था, सड़कों पे चर्चा थी और सब जगह एक व्यक्ति और एक कंपनी जिसको हिंदुस्तान में कोई जानता नहीं था, सड़क से लेकर संसद तक चर्चा का विषय बन गया। और भारत की एक सबसे बड़ी कंपनी ने करीब $120 बिलियन का नुकसान उठाया स्टॉक मार्केट में। अचानक उस कंपनी ने या उस कंपनी के मालिक ने अपनी दुकान बंद करने की घोषणा कर दी। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि जब दुकान अच्छी चल रही हो, पूरी दुनिया जानती हो, आपको इतना मान सम्मान दिया हो लोगों ने, अचानक आप दुकान क्यों बंद करने लगे? कहीं ना कुछ तो ऐसा है जिसके बारे में पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है। इसीलिए इस मुद्दे पे जब घोषणा हुई 15 जनवरी 2025, मतलब 2 दिन पहले, जब नाथन एंडरसन जिन्होंने 2017 में हिंडनबर्ग रिसर्च की शुरुआत की थी, इनके पास करीब 11 एम्प्लॉय थे। इन्होंने जब ये घोषणा करी कि हम अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं, अपनी रिसर्च कंपनी बंद कर रहे हैं, तो हर तरह के कयास ये लगाए जा रहे थे कि अडानी का प्रेशर था, भारत सरकार का प्रेशर था, वगैरह वगैरह। लेकिन जब तक हम अंदर की बात नहीं जानते, तब तक शायद हम पूरी स्थिति को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से, बाकी जगह से, दुनिया भर के जो आर्टिकल्स आए, इवन जो नाथन एंडरसन ने एक पूरी लेटर लिखा है, करीब 3 पेज की चिट्ठी है, वो मैंने डाउनलोड करके पूरी पढ़ी है और मैं आज आपके सामने ये एनालिसिस कर रहा हूं कि आफ्टर ऑल ऐसा करना क्यों पड़ा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसको शेयर करिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ इस कंपनी के बारे में नहीं, स्टॉक मार्केट में कैसे मैनिपुलेशन हो सकते हैं और आपको एज ए इन्वेस्टर क्यों सतर्क रहना चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो इसके कई पर्पस हैं आज के वीडियो के, इसलिए निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले कि आफ्टर ऑल स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे कमाया जाता है या किसी भी व्यापार में पैसा कैसे कमाया जाता है। कॉमन सेंस है कि आप सस्ते में खरीदेंगे, महंगे में बेचेंगे। अब जब यह स्थिति होती है तो आप मुनाफा कमाएंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट में एक चीज और इंटरेस्टिंग है जो शायद फिजिकल मार्केट में नहीं होती है। वहां पे आप महंगे में बेच के सस्ते में अगर खरीद भी लेते हैं और अगर आपको ऐसा मौका मिलता है तो भी आप पैसा कमा सकते हैं। यह बात आपको समझनी होगी। लेकिन यह खेल होता कैसे है, जिसको आपने अक्सर सुना होगा मीडिया में, अखबारों में, कि शॉर्ट सेलिंग। अब ये शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, इसको जो लोग नहीं समझते हैं उनके लिए मैं संक्षेप में बता देता हूं। मान लीजिए आपके पास एक कंपनी के शेयर नहीं है, लेकिन आपको लगता है ये कंपनी बहुत महंगी है। टेक एग्जांपल ऑफ अडानी। जिस समय हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उस समय जो अडानी के शेयर्स थे वो बहुत ज्यादा प्रीमियम पे स्टॉक मार्केट में बिक रहे थे। अब ये ऐसा था कि हर आदमी को लग रहा था कि ये अडानी की कंपनियां बहुत आगे जाएंगी, तो स्टॉक मार्केट में लोगों ने खूब पैसा लगाया अडानी की कंपनियों में। जब उस तरह का एक माहौल बन जाता है और तुरंत अगर आप उस माहौल को पंचर कर देते हो, तो जो लोग घबरा जाते हैं, छोटे निवेशक हैं या जो जिनको डिटेल अंडरस्टैंडिंग बिजनेसेस की नहीं होती है, जो स्पेकुलेटर्स होते हैं, वो तुरंत वहां से भागने लगते हैं। तो हुआ क्या? मान लीजिए कि अडानी का शेयर ₹1000 था। हालांकि उस पर काफी ज्यादा शेयर था, अडानी का शेयर 3000 4000 तक भी गए थे। मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं कि मान लीजिए अडानी का शेयर ₹1000 था। आपको लगता है ₹1000 बहुत महंगा है, शेयर की कीमत तो 400-500 रुपए होनी चाहिए थी और वो फेयर प्राइस थी। मान लीजिए कि आपके पास शेयर नहीं है, तो आप क्या करेंगे? किसी हेज फंड से या किसी और से कहेंगे आप मुझे थोड़े से शेयर एलोकेट कर दो, जिसको स्टॉक मार्केट में बोला जाता है बोरोइंग ऑफ फंड्स, बोरोइंग ऑफ शेयर्स। आपने वो शेयर लिए। अब इसमें एक आदमी का खेल नहीं होता, कई लोगों का खेल होता है। आपके पास शेयर नहीं थे, आपने बोरो किए, आपने उस शेयर को ऊंचे दामों में बेच दिया। मान लीजिए आपने 1000 शेयर लिए और 1000 शेयर बेच दिए ₹1000 की दर से, तो आपको मिल गए 10 लाख रुपए। जैसे ही आपने वो शेयर बेचे, अब आप क्या करेंगे? आपने हाइडेनबर्ग ने क्या किया कि वो जो
रिसर्च रिपोर्ट थी कि अडानी में सब फ्रॉड है, मैनिपुलेशन है, वगैरह वगैरह वगैरह, इसमें ब्लैक मनी लगा हुआ, जो भी है, उन्होंने इस तरह से माहौल क्रिएट किया कि बाजार में हड़कंप मच गया कि इतने ज्यादा जो अडानी के शेयर इन्फ्लेटेड हैं, इसके पीछे निश्चित रूप से कुछ तो गड़बड़ लग रही है। और उस पैनिक में आके बाजार में लोगों ने धड़ल्ले से शेयर बेचना शुरू किया। जब धड़ल्ले से शेयर बेचना शुरू किया तो 1,000 रुपए का शेयर मान लीजिए आ गया 500 रुपए। अब वो 500 रुपए में आपने वापस वो 1,000 शेयर खरीद लिए और जिस कंपनी से आपने बोरो किए थे उसको आपने वापस 1,000 शेयर दे दिए। अब देखिए दोस्तों, ये खेल क्या था। आपने 1,000 में पहले बेचे तो 10 लाख कमाए, फिर आपने वही 1,000 शेयर 500 में खरीदे 5 लाख में, तो आपका मुनाफा कितना हुआ? बेच के 10 लाख कमाए और खरीदने में लगे 5 लाख, तो 5 लाख रुपए का नकद मुनाफा हाइडेनबर्ग रिसर्च को हुआ या उसके मालिक को हुआ। इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग मतलब आपके पास शेयर नहीं है लेकिन आपने बेच दिए, खरीदने से पहले बेचने को शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। आपको ये कहानी समझ में आई होगी। हाइडेनबर्ग रिसर्च का काम यही था कि पूरी दुनिया में अलग अलग स्टॉक मार्केट में ऐसे शेयर ढूंढो जिनके प्राइस इन्फ्लेटेड है, कारण कुछ भी हो सकता है, और जिसको पंचर करना आसान हो, क्योंकि पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, मार्केट के इश्यूज होते हैं, करेंसी होती है, टेक्नोलॉजी होती है, मर्जर एक्विजिशन होते हैं, बहुत कारण है जिसके कारण शेयर मार्केट में, जिसको हम कहते हैं कि एक फ्रॉथ क्रिएट हो जाता है, या बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जो बहुत ज्यादा प्रीमियम पे बिकने लगते हैं। कई कारण हो सकते हैं। हाइडेनबर्ग रिसर्च ऐसी कंपनियों को ढूंढता है और फिर उस पे वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट बनाते हैं। पहले उन कंपनियों के शेयर बेच देते हैं, जब वो कंपनियों के शेयर गिर जाते हैं तो फिर उन कंपनियों के शेयर खरीद लेते हैं और जिनसे उन्होंने शेयर बोरो किए थे उनको वापस कर देते हैं। ये है पूरा प्रोसेस। जब इन्होंने इस तरह की घटनाएं करी तो कई कंपनियों के साथ करी, अडानी तो एक कंपनी थी। देखिए, सबसे बड़ा अगर कोई कैपिटलाइजेशन नुकसान हुआ तो अडानी को हुआ था, करीब 100 से 120 बिलियन डॉलर का आंकड़ा है। लेकिन इस प्रोसेस में जब इन्होंने शॉर्ट सेलिंग का काम किया तो निश्चित रूप से जो रेगुलेटर है दुनिया भर में, जो सरकारें हैं, वहां हड़कंप मचा, वो सजग हुई, उन्होंने अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन शुरू की और बहुत जगह इस रिपोर्ट को आधार मानकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करी। तो करीब 100 लोगों के खिलाफ, और ये सब बड़े लोग थे, कोई छोटा तो होगा नहीं जिन कंपनियों को ये टारगेट करेंगे, वो सब बड़ी बड़ी कंपनियां थी। उन्होंने वहां के प्रोमोटर्स को, मैनेजमेंट्स को, सीएस को, जो भी की मैनेजमेंट पर्संस थे या जो डिसीजन मेकर्स थे, उनके खिलाफ वहां की सरकारों ने, रेगुलेटर्स ने केस दर्ज किए। 100 से ऊपर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू हुई। अब खेल यहां शुरू होता है दोस्तों। जब ऐसे 100 लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करोगे तो निश्चित रूप से मुद्दा कोर्ट में जाएगा। जब कोर्ट में जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि साहब, आपने जो रिपोर्ट निकाली थी उसका आधार क्या है, इनको प्रूफ देना पड़ेगा। अब होता क्या है कि जब आप इस तरह की एग्जेजरेटेड रिपोर्ट निकालते हो तो आप बहुत सारे एजम्पशन का इस्तेमाल करते हो। एजम्पशन का मतलब कि आने वाले दिनों में ये हो जाएगा, अब ये कंपनी दिवालिया हो जाएगी, इस कंपनी की टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है, इस कंपनी में इंटरनल कन्फ्लिक्ट है, कुछ भी करके आप एक उस कंपनी के खिलाफ जो माहौल होता है, जो ट्रस्ट होता है, उसको आप मिसट्रस्ट में क्रिएट करते हो, उस पर कॉन्फिडेंस कम करने की कोशिश करते हो, तभी तो कोई शेयर बेचेगा। अब सवाल इस बात का है कि जब इन 100 लोगों के केस दुनिया के अलग अलग केस कोर्ट्स में चलेंगे तो नाथन एंडरसन को भी अपने रिसर्च का जस्टिफिकेशन देना होगा, क्योंकि ये भी एक पार्टी है, इन्हीं के कारण तो हंगामा शुरू हुआ। जब इनको ये जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा तो हो सकता है कि इन्होंने अगर किसी कंपनी के बारे में 10-15 कहानियां बनाई होंगी, अगर उसमें एक दो कहानी भी गलत हो गई या उनके एजम्पशंस गलत प्रूव कर दिए गए कोर्ट में, तो ये माना जाएगा कि नाथन एंडरसन ने जानबूझ के फिक्टिशियस फैब्रिकेटेड रिपोर्ट करी और मार्केट का मैनिपुलेशन किया अपने फायदे के लिए, क्योंकि ये सिर्फ रिसर्चर नहीं है, ये ट्रेडर भी हैं, ये शॉर्ट सेलर भी हैं। इसका मतलब यह है कि आपने अपने फायदे के लिए फैब्रिकेटेड फिक्टिशियस रिपोर्ट बनाई, मार्केट को मैनिपुलेट किया ताकि आपका मुनाफा हो। स्टॉक मार्केट के कानूनों के हिसाब से ये गलत है, ये गैर कानूनी। अब जब गैर कानूनी है तो सजा भी मिलेगी, और सजा दोनों तरह की है, पेनल्टी भी है
और जेल भी है। इस हालात से बचने के लिए इनको ये लगा कि अगर हम और ऐसा काम करेंगे और लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां होंगी तो हमारे ऊपर भी केस बनेगा, हमें भी हाजिरी देनी पड़ेगी, और अगर एक दो जगह भी हम गलत पाए गए तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ना पड़ सकता है, और जितना कमाया है वो एज ए फाइन जमा कराना पड़ सकता है। तो बेहतर ये है कि बोरिया बिस्तर बांधो और घर चले जाओ। ये है अंदर की कहानी। अब सवाल इस बात का है कि अब ट्रंप के आने से पहले ऐसे क्यों हुआ? देखिए, ट्रंप साहब एक बिजनेसमैन है, उनको पता है कि बाजार में क्या और कैसे खेल खेले जाते हैं। इस तरह की मैनिपुलेटिव रिपोर्ट्स को लेकर अगर आप स्टॉक मार्केट में उथल पुथल करोगे और इससे वही कंपनी हर्ट नहीं होती है, उससे मार्केट पे कॉन्फिडेंस कम होता है, रेगुलेटर पे कॉन्फिडेंस कम होता है। जैसे जब हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट आई तो लोगों ने कहा कि साहब सेबी क्या कर रहा था, सेबी पे सवाल उठने लगे, केंद्र सरकार पे सवाल उठने लगे कि आप भी इस पे इन्वेस्टिगेशन करिए। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आप भी एक स्पेशल कमेटी बना के रिकमेंडेशन दीजिए, और सुप्रीम कोर्ट ने वो किया भी। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि एक घटना नहीं है, जब बड़ी चीजें होती हैं तो आसपास की कई इकोसिस्टम की चीजें हिलती हैं, डगमगाती हैं, कभी सही काम के लिए, कभी गलत काम के लिए। तो हाइडेनबर्ग पे ये आरोप लग सकता है कि ये मार्केट मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व है। अब मजे की बात, इन्होंने जिससे शेयर लिए होंगे उन्होंने अपने आप तो दे नहीं दिए होंगे, और इस तरह की इनकी रिपोर्ट आती है। ऐसे बहुत सारे हेज फंड्स होंगे जिन्होंने ऐसी कंपनियों के शेयर लेके रखे होंगे, बड़ी कंपनियों के। इन्होंने उनसे साठगांठ की होगी कि आपके पास मान लीजिए 10 लाख शेयर हैं, या 1 करोड़ शेयर हैं, या 10 करोड़ शेयर हैं, जो भी है, आप उसमें से हमको 1 करोड़ दे दो, हम इसको शॉर्ट सेलिंग करेंगे, आप भी हमारे साथ कर लेना। तो वो कंपनियां भी माल बेच देंगी, आप भी बेच देंगे, जब मार्केट क्रैश होगा दोनों वापस उठा लेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, इस पूरी मिली भगत से एक कार्टल बना के आप ये पूरा खेल खेल रहे हैं। तो जब हाइडेनबर्ग इन्वेस्टिगेशन में आएगा तो वो हेज फंड्स भी इन्वेस्टिगेशन में आएंगे कि आपको क्या ये इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि इसको बोला जाता है इनसाइडर इंफॉर्मेशन, कि जो जानकारी बाजार में नहीं थी, इसका मतलब आप दोनों ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा। तो वो जो हेज फंड्स के बड़े बड़े मालिक और मैनेजर्स होंगे, उनको भी जेल जाना पड़ेगा, उन पे भी भारी फाइन लगेगा। हो सकता है ऐसी बहुत सारी कंपनियों पे बहुत ज्यादा फाइन लगे, तो स्थिति गंभीर हो सकती है। इसीलिए इस सब बातों से बचने के लिए बेहतर ये था कि जैसे ये चैप्टर क्लोज करो। जैसे अरविंद केजरीवाल ने अपनी लीकर पॉलिसी तुरंत वापस ली, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये भंडा बड़ा हो जाए और आगे जाके और तमाशे खड़े हो जाए, तो बेहतर है चुपचाप वापस ले लो। यही काम हाइडेनबर्ग ने किया कि अपनी दुकान बंद करी। 11 लोग थे, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, सबने पैसे कमाए, अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन सवाल अब इस बात का है, क्या ये बच जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये हो सकता है कि अब इन्होंने ये अपनी दुकान बंद कर ली, अभी इन पे कोई लीगल एक्शन शुरू नहीं हुआ है। मान लीजिए कि ट्रंप साहब के आने के बाद महीने 2 महीने बाद इन पे लीगल कार्रवाई शुरू होती है, तो ये आसानी से बचने का प्रयास करके ये करेंगे कि साहब आपने तो हमें कहा नहीं था डेटा रखो, हमने तो कंपनी बंद कर दी, कंप्यूटर बेच दिए, सब कबाड़ में दे दिए, हमारा पता नहीं, अब तो कोई ऑफिस है नहीं, सब लोग अपने अपने घर चले गए, किसी के पास इंफॉर्मेशन है या नहीं है मुझे नहीं पता, हमने तो कोई डॉक्यूमेंट रखा नहीं क्योंकि वो रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि हमें आपने कहा नहीं था कि आप डॉक्यूमेंट संभाल के रखो। तो उस स्थिति के अंदर ये साफ बचने का प्रयास करें, ये बात हमें समझनी होगी। तो इसीलिए इन्होंने प्रीएम्प्ट किया, ट्रंप के आने से पहले दुकान बंद करी, ताकि जो भी गोलमाल हुआ है वो सारे कागज और कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स और पेन ड्राइव सब डिस्पोज ऑफ कर दी जाए, ताकि कोई एविडेंस बचे नहीं। इसीलिए हो सकता है कि जब इन्होंने बंद किया, तुरंत सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ अमेरिका जो है उसको कहना चाहिए कि भाई आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व रखेंगे और हमें देंगे जब हमें जरूरत होगी, आप कोई भी डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। ये आदेश तुरंत अमेरिकन सरकार को, हाइडेनबर्ग को देना चाहिए। दूसरी तरफ जैसे सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा उठा कि आप पेशी करिए, सेबी ने बुलाया कि आप आके पेशी दीजिए, ये नहीं आ रहे। अब ऐसे अलग अलग देशों में अलग अलग रेगुलेटर अगर इनको बुलाएंगे तो ये पूरी जिंदगी कोर्ट का चक्कर काटे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी कि इतना आसान नहीं है, ये कोई
नेक नियति नहीं है कि हम हाइडेनबर्ग रिसर्च को बंद कर रहे हैं। ये अपने आप को बचाने का प्रयास है, आने वाले दिनों में लिटिगेशन से बचने का प्रयास है, और ये कहा जा सके कि साहब हमारी रिसर्च तो पब्लिक डोमेन में है, जो एविडेंस है पब्लिक डोमेन में, लेकिन जो केस अब चलेंगे उनमें इनको एज ए विटनेस आना पड़ेगा, इनको क्रॉस एग्जामिनेशन में खड़ा होना पड़ेगा, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं इन पे कोई कार्रवाई भी हो। अब क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस पूरे केस को समझने के लिए मुझे लगा कि इसका भी एक दूसरा पहलू, राजनीतिक पहलू से हटके इसका जो लीगल और टेक्निकल पहलू है वो मैं आपको समझा। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपके कोई और सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।